नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टिनॉ में। आज हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 जीके जीएस पिछली परीक्षाओं पर आधारित सभी प्रश्न लिए गए हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे पेपर में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न हैं। तो सभी लोग यहाँ प्रैक्टिस सेट लगाइए और देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहे। बाबर को किसके द्वारा पानीपत पर आक्रमण करने और इब्राहिम लोदी को अस्थिर करने के लिए आमंत्रित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए अहमद शाह दुर्रानी, ऑप्शन बी विक्रमादित्य, ऑप्शन सी दौलत खान, ऑप्शन डी शेरशाह सूरी। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दौलत खान इसका सही उत्तर होगा। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। तो पानीपत की पहली लड़ाई किसके और किसके बीच लड़ी गई थी? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी? तो 1526 ईस्वी में, आपको याद रखना है। 1526 में काबुलिस्तान के तैमूर शासक बाबर की मुगल सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की बहुत बड़ी शासक सेना को हराया। पानीपत एक पौराणिक स्थान था जहां 1526 के बाद मुगलों और विभिन्न अन्य ताकतों के बीच कई लड़ाइयाँ लड़ी गईं। उसे पंजाब के गवर्नर दौलत खान ने इस क्षेत्र पर आक्रमण करने और इब्राहिम लोदी को अस्थिर करने के लिए आमंत्रित किया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, दौलत खान होगा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी क्लिक कर लें। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों ने किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों ने किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? ऑप्शन ए ब्रिटिश, ऑप्शन बी नादिर शाह, ऑप्शन सी अहमद शाह अब्दाली, ऑप्शन डी शेरशाह सूरी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अहमद शाह अब्दाली इसका सही उत्तर होगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ी गई थी और मराठा इस लड़ाई में हार गए थे। तो मराठा जो है इस लड़ाई को हार गए थे। अगला पॉइंट, पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच लड़ी गई थी और अकबर ने 1556 में आदिल शाह सूरी के वजीर हेमू को हराया था। अगला पॉइंट, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। आपको कॉपी में नोट कर लेना है, सभी पॉइंट्स महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने भगवत गीता को फारसी में अनुवाद किया था? तो निम्नलिखित में से किसने भगवत गीता का फारसी में अनुवाद किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए तीसरी, ऑप्शन बी दारा शिकोह, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दारा शिकोह इसका सही उत्तर होगा। दारा शिकोह ने भगवत गीता का फारसी में अनुवाद किया। उसने 52 उपनिषदों का अनुवाद भी किया था। दारा शिकोह मुगल बादशाह शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था। अपने भाई औरंगजेब के खिलाफ उत्तराधिकार का युद्ध हारने के बाद वह मारा गया था। उसे एक उदार मुस्लिम के रूप में वर्णित किया गया है, जिन्होंने हिंदू और इस्लामी परंपराओं के बीच समानता खोजने का प्रयास किया है। आपको याद रखना है। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी क्लिक कर लें। क्वेश्चन दिया गया, अनुच्छेद 39A का प्रावधान करता है। तो किसका प्रावधान करता है अनुच्छेद 39A? ऑप्शन ए ग्राम पंचायत का संगठन, ऑप्शन बी सामान्य न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता, ऑप्शन सी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, ऑप्शन डी राज्य की परिभाषा। तो सही उत्तर इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी, समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता इसका सही उत्तर होगा। अनुच्छेद 39 राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक प्रणाली का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देगा और विशेष रूप से उपयुक्त विधान या योजनाओं द्वारा या किसी अन्य तरीके से निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित न किया जाए। ग्राम पंचायत के संगठन को अनुच्छेद 40 में परिभाषित किया गया है। नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में परिभाषित किया गया है और राज्य की परिभाषा पर अनुच्छेद 12 में चर्चा की गई है। आपको ये भी याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा विभाग जो है गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है? ऑप्शन ए गृह विभाग, ऑप्शन बी राज्य विभाग, ऑप्शन सी आंतरिक सुरक्षा विभाग, ऑप्शन डी कानून व्यवस्था विभाग। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कानून व्यवस्था विभाग इसका सही उत्तर होगा। इसके महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। गृह मंत्रालय के अंतर्गत कुल 6 विभाग हैं। तो कौन कौन से हैं? सीमा प्रबंध विभाग, आंतरिक सुरक्षा विभाग, जम्मू कश्मीर और लद्दाख मामलात विभाग, गृह विभाग, राजभाषा विभाग, राज्य विभाग, कानून और व्यवस्था विभाग मौजूद नहीं है। अतः विकल्प सही 4 सही उत्तर है।
तो कितने विभाग जो है 6 विभाग हैं। कौन कौन से? सीमा प्रबंधन विभाग, नंबर 2 आंतरिक सुरक्षा विभाग, नंबर 3 जम्मू कश्मीर और लद्दाख मामलता विभाग, नंबर 4 गृह विभाग, नंबर 5 राजभाषा विभाग, नंबर 6 राज्य विभाग। ये सब गृह मंत्रालय के अंतर्गत विभाग हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 18। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 22। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, आपको याद रखना है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाएं हैं। 8वीं अनुसूची से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344(1) और अनुच्छेद 351 में किया गया है, आपको याद रखना है। भारत में कौन संवैधानिक अधिकारी लोकसभा चर्चा में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। UPSSC और UPPCS कई परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए महान्यायवादी, ऑप्शन बी मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ऑप्शन सी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन डी केंद्रीय सूचना आयुक्त। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए महान्यायवादी। भारत में जो है महान्यायवादी संवैधानिक अधिकारी लोकसभा चर्चा में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता है, आपको याद रखना है। भारत के महान्यायाधीश संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य ना होते हुए भी दोनों सदनों की बैठकों में भाग ले सकता है। भारत के महान्यायाधीश भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में इसके प्राथमिक वकील उन्हें संविधान के अनुच्छेद 76(1) के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। वह संसद में दोनों सदनों की बैठकों में भाग ले सकते हैं लेकिन वहां मतदान नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न, जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क का सदस्य नहीं है? ऑप्शन दिया गया है अफगानिस्तान, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी मॉरिशस, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मॉरिशस जो है सार्क का सदस्य नहीं है, आपको याद रखना है। मॉरिशस दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क का अर्थ होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, आपको इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है। यह 8 दिसंबर 1985 को ढाका बांग्लादेश में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ स्थापित किया गया था। सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। सार्क के 8 सदस्य देश भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका और अफगानिस्तान हैं। मॉरिशस जो है सार्क का सदस्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नृत्य दक्षिणी भारत से उद्भूत हुई है? तो आपको बताना है। ऑप्शन ए कथक, ऑप्शन बी ओडिसी, ऑप्शन सी मणिपुरी, ऑप्शन डी कथकली। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कथकली इसका सही उत्तर होगा। कथकली शब्द का शाब्दिक अर्थ कहानी नाट्य है। कथकली रामायण और महाभारत के महाकाव्यों पर आधारित है। यह केरल से संबंधित शास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य के मुख के 9 भाव होते हैं जिन्हें नवरस कहते हैं, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से किस प्रकार का वाद्य यंत्र रावण हत्था या कमायचा से संबंधित है? ऑप्शन ए कंपक वाद्य, ऑप्शन बी तार वाद्य, ऑप्शन सी ताल वाद्य, ऑप्शन डी सुशिर वाद्य। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी तार वाद्य इसका सही उत्तर होगा। कमायचा या काम याज इस्पात, चर्मपत्र, कंठ धातु, शीशम और वेद तंतु से बना एक तार वाला वाद्य यंत्र है। जो इसका चित्र ये दिया गया है। रावण हत्था एक प्राचीन धनुष के आकार का तार वाद्य यंत्र है। यह एक गोल लकड़ी के फिंगर बोर्ड के साथ एक धनुष के आकार का उपकरण है। यह अधकटे नारियल के अंदर समाहित रहता है और इसके ऊपर खाल चढ़ी होती है जिसका चित्र ये दिया गया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौछा दरगाह शरीफ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौछा दरगाह शरीफ स्थित है? ऑप्शन ए संत कबीर नगर, ऑप्शन बी मिर्ज़ापुर, ऑप्शन सी अंबेडकर नगर, ऑप्शन डी सुल्तानपुर। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी अंबेडकर नगर इसका सही उत्तर होगा। अशरफपुर किछौछा यह अंबेडकर नगर जिले का एक शहर है जिसका निकटतम रेलवे स्टेशन अकबरपुर है जो लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित है। यह प्रसिद्ध सूफी संत सैयद मखदूम शाह जहांगीर अशरफी के दरगाह के रूप में प्रसिद्ध है उनका जन्म सेमनन ईरान में हुआ था और उन्होंने विशेष रूप से चिश्ती वंश की प्रगति में उल्लेखनीय योगदान दिया था। लोगों में शांति का संदेश फैलाने के लिए संत के व्यापक रूप से यात्रा की। किछौछा दरगाह शरीफ एक छोटी पहाड़ी के ऊपर बनी है जो एक तालाब से घिरी हुई है। तो सभी लोग वीडियो को